जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज 18 जनवरी हो चुकी है और 17 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ग्रो ऐप का प्लेटफॉर्म हो या फिर इंड मनी का प्लेटफॉर्म। और मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको अपने पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, वो वीडियो के दूसरे हिस्से में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। मैं जो लोग मेरा वीडियो डेली ट्रैक कर रहे हैं, कुछ दिन से मैं उन्हें ये रोज़ समझा रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ कि आप इसे रिटर्न मत समझना, मतलब दोबारा ये मत समझना, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल मत समझना इसे, कि आप इसे ट्रेंड रिवर्सल समझ के मोटा पैसा लगा दो और सोचो कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट जो है 26,300 से गिरकर 23,000 तक आ गई है और मैंने बॉटम पकड़ लिया। देखिए, एफआईआई ने कल देखिए 3318 करोड़ रुपए की सेलिंग फिर से करी है और अब नीचे देखोगे कि लगभग 2572 करोड़ की डीआई ने बाइंग करी है। और बाकी जो है रिटेलर, क्योंकि कल मार्केट गिरी थी तो रिटेलर्स जो है फिर से सेल करके गए हैं और उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट गिरी है। तो ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एफआईआई बेचना ना बंद करें। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो ना बेचे ना खरीदें, मतलब नेग्लिजिबल उनकी बाइंग रहे, नेग्लिजिबल उनकी सेलिंग रहे, तो भी मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट में। लेकिन जब तक एफआईआई बेच रहे हैं, देखिए वो लगातार नहीं बेच सकते, क्योंकि लगातार अगर वो बेचते चले जाएंगे तो यहाँ पे खरीदेगा कौन। तो ट्रैप भी करना होता है लोगों को ट्रैप करने के लिए उन्हें मार्केट को बीच बीच में उठाना पड़ता है। अभी आपको याद होगा कि पिछली बार मार्केट 23,500 तक गिरी थी, ठीक है। वो सीधा कहाँ से आई थी, वो ऊपर से आई थी गिरते हुए। और आपने देखा होगा पहले जो है 24,200 तक मार्केट गिरी थी, 24,200 तक मार्केट गिरी थी, फिर मार्केट ऊपर 24,800 या 900 तक छू कर आई थी। अब ऐसा होता है कि जब वो मान लो कि 2,000 पॉइंट मार्केट गिरा देते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट हो जाता है नेगेटिव। कोई तेज़ी के सौदे पकड़ना ही नहीं चाहता उस वक्त, कोई तेज़ी के सौदे पकड़ना नहीं चाहता, कोई कॉल खरीदना नहीं चाहता, कोई शेयर खरीदना नहीं चाहता। तो क्या करते हैं, मार्केट को थोड़े दिन ऊपर जाने देते हैं। तो 24,200 तक आई थी, वहाँ से मार्केट 24,800 900 तक ले गए, फिर पटक कर नीचे लाए, फिर 23,700 तक लाए थे, 23,000 से 700 ला के फिर मार्केट ऊपर 24,400 तक ले गए थे। फिर वहाँ से उठाकर मार्केट को दोबारा 23,500 तक लाए थे, फिर वहाँ से 24,200 तक ले गए थे मार्केट को ऊपर उठा के, फिर वहाँ से उठा के मार्केट को अब 23,000 तक लाए हैं। तो 23,000 से अब मुझे लग रहा है ये दोबारा मार्केट को 24,000 24,200 तक छुआ देंगे बजट तक। उसके बाद एक तगड़ा फॉल दोबारा आएगा जब मार्केट 23,000 को भी ब्रीच करेगी। तो ये मेरा लंबा एनालिसिस है जो मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ। अभी तक जब भी मैं आपको जितने भी एनालिसिस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं वो सारे सही हुए हैं। तो आप जोश में आके कोई बहुत बड़ा लमसम मत डाल देना कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया और अब हम पैसा बना लेंगे। आप जितना सोच सकते हो ना, ये उससे गहरा गिरने वाला है। आप जितना सोचोगे कि आपने मार्केट को कैच कर लिया और आपने बॉटम पकड़ लिया, आप बॉटम नहीं पकड़ने देंगे, क्योंकि जब तक रिटेलर लगाता रहेगा ना, ये सोचे कि बॉटम बन गया, तब तक मार्केट गिरता रहेगा। देखो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ तक मार्केट गिरेगा, लेकिन जब तक रिटेलर लगाता रहेगा तब तक मार्केट गिरता रहेगा। और जिस लेवल पर जाकर रिटेलर पूरी तरह थक जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे कि अब तो पैसा ही नहीं बचा लगाने का, और बिग मनी या एफ आई जो है उनको लगेगा कि रिटेलर का पैसा तो लग ही नहीं रहा, तब वाकई वो खुद पैसा लगाकर वहाँ से मार्केट को ऊपर भगाएंगे। तो अभी लोगों का ये पैनल बोलना कि बॉटम कब बनेगा, बॉटम तब बनेगा जब रिटेलर का पैसा ख़त्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि रिटेलर का पैसा कब ख़त्म होता है। क्या वो 23,000 में हार मान लेते हैं, 22,000 निफ्टी में हार मानते हैं, या 21,000 निफ्टी में हार मानते हैं, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे संयम की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि देखिए बिग मनी के पास डेटा तो पूरा है, ठीक है, उनको पता तो है कि आप कब तक लगा रहे हो। तो जब तक आप लगाते जाओगे वो गिराते जाएंगे, क्योंकि उनको तो कमाना है। मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का मोमेंटम बना हुआ है, तो उस मोमेंटम को वो इतनी ईजी से टूटने नहीं देंगे कि इस मोमेंटम में वो कमा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रिटेलर डालता जाएगा वहाँ तक पैसा गिरता जाएगा। जिस लेवल पे जाके रिटेलर्स की बाइंग बिल्कुल देखेंगे वो सूख गई है, ख़त्म हो गई है, टूट गए हैं रिटेलर्स पूरी तरीके से, वहाँ पर फिर बिग मनी वापस एंटर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बॉटम पकड़ने के चक्कर में मत लो कि भैया मैं 2 लाख 4 लाख 10 लाख लेके बैठा हूँ, बॉटम पकड़ लिया मैंने, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप हर बॉटम पे पैसा तो डालते ही रहो और अपना एसआईपी चलाते रहो, ये एक बेस्ट तरीका है। और आगे चलते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ की तरफ। तो देखिए, मेरा मेरा शेयर्स और ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो है, जो मेरे वाइफ का अकाउंट है ये बेसिकली, जिसमें मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डाबर जो है मेरा, वो अभी मेरा लगभग 4.5% के नुकसान में है। और एच डी एफ सी का मेरे पास एक
ईटीएफ है स्मॉल कैप का, वो लगभग 5.5% के नुकसान पे है। टाटा कंज्यूमर का मेरे पास 6 शेयर पड़े हैं जो लगभग 5.5% के नुकसान पे हैं। इरकॉन के लगभग मेरे पास 241 47 शेयर पड़े हैं जो लगभग 9% के नुकसान में है। उसी तरीके से मेरे पास सीपीएससी ईटीएफ पड़ा हुआ है जिसकी 142 क्वांटिटी है, ये लगभग लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। और मिड कैप 150 के मेरे पास 10 शेयर पड़े हैं, ईटीएफ है ये, लगभग 4% के नुकसान पे। जीनस पावर मेरा 19% के नुकसान में है, 10 ही शेयर है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, अमाउंट भी कम है। टाटा मोटर लगभग 4% के नुकसान में, 20 शेयर पड़े हैं। रिलायंस लगभग 1% के नुकसान में है और 51 शेयर पड़े हैं। तो और इंडसइंड बैंक लगभग 13% के नुकसान में है जिसमें लगभग मेरे पास 26 शेयर पड़े हैं। तो मुझे क्या लगता है कि बजट तक मैं किन किन शेयर से एग्ज़िट कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अ, मुझे ये लगता है कि सीपीएससी ईटीएफ जिसमें सरकारी कंपनियां हैं इससे मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा बजट तक। बाकी मिड कैप का ईटीएफ और स्मॉल कैप के ईटीएफ से भी मुझे लगता है एग्ज़िट मिल जाएगा। टाटा मोटर्स से मुझे उम्मीद है कि मुझे एग्ज़िट मिल जाएगा बजट तक। रिलायंस से एग्ज़िट तो 100% मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ 1% का ही लॉस दिख रहा है रिलायंस में, तो अच्छा मुनाफा बन जाएगा बजट तक। लेकिन मैं बजट तक रिलायंस को होल्ड करूंगा और उसके आगे भी होल्ड करूंगा, मैं बजट के आसपास इसको बेचूंगा नहीं। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा लॉन्ग टर्म है क्योंकि इसमें जियो के आईपीओ भी आने वाला है, तो वो देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये तो था मेरा पोर्टफोलियो, मेरा शेयर्स और ईटीएफ का। आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे आपको आज दो चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको सिर्फ इसमें अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाता था। तो ये पोर्टफोलियो जो है, ये जो अकाउंट है ये मेरे नाम पे है, तो इसमें मेरे शेयर्स भी पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये तो 54 रुपये का शेयर पड़ा, तो मेरे पास जब मैंने ये अकाउंट खुलवाया था तो मेरे पास 50 रुपये इसमें डालना ज़रूरी था, तो उस 50 रुपये खाली पड़े हुए थे तो मैंने वोडाफोन के शेयर ले लिए थे। और वो भी थोड़ा सा अब चल रहा है, 2% का उसमें अब चल रहा है वोडाफोन, आप देख सकते हैं। तो इसको छोड़िए, तो मामूली से रकम है। तो इसमें जो मैंने ग्रो का मेरा पोर्टफोलियो वो भी इंड मनी में मैं पुल कर लिया था मैंने, तो उसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आपके देखेंगे, ये तो मेरे पास गुजरात एनर्जी के पुराने ज़माने के शेयर पड़े हुए हैं और ये कंपनी वो हो गई है, क्या कहते हैं, बैंकरप्ट। तो ये मुझे नुकसान हो चुका है गुजरात एनर्जी कोक में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि हर जगह फ़ायदा ही होता है, लेकिन ठीक है मैंने कमाया भी है तो कुछ गया गंवाया भी है। तो शेयर्स में ज़्यादा लेता नहीं था, लेकिन एक पुराने ज़माने में 2008-9 में मैंने कोई शेयर लिए थे गुजरात एनर्जी कोक के, तो काफ़ी कमाया था इस शेयर में मैंने। लेकिन फिर सटोरियों का ये शेयर था, तो सटोरियो ने एक बार इसको डंप किया और ये एकदम पैसा लेके भाग गई ये कंपनी, तो वो ख़त्म हो चुका है लगभग। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेरे पास शेयर पड़े हैं, इसमें आप देख सकते हैं 37 शेयर पड़े हैं और करंट वैल्यू 48,186 रुपये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्रॉफिट में ही हूँ, इसमें तो ऑलमोस्ट 2.83 का अप दिख रहा है। और इधर रिलायंस पावर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 27 शेयर पड़े हुए हैं। और टाटा मोटर्स भी इधर 26,000 शेयर पड़े हुए हैं और यूनिटेक के भी 300 शेयर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो शेयर्स का पोर्टफोलियो है ये मेरे अकाउंट पे है, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ शून्य पे वो मेरी वाइफ के अकाउंट पे है। तो मेरे अकाउंट में भी कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं जिन पे मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ, तो इन शेयर्स को मैं बेचता नहीं हूँ, इसमें मैं बहुत लंबी गेम खेलता हूँ। ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। तो इस वाले पोर्टफोलियो में मैं नज़र एक्टिवली कम रखता हूँ लेकिन मैं गेम लंबी खेलता हूँ। तो इसमें ये मेरा इंड मनी के अंदर एक आपको ये मैंने अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दिखाया जो 73,000 का है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जिसकी वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 44,300 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अ, मेरी जो एस आई पीज़ थी वो कौन कौन सी कट चुकी हैं और कौन कौन सी एस आई पीज़ अब लगी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि कल यानी कि ये मंडे की एस आई पीज़ आपको दिखा रहा हूँ, 20 तारीख की निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की एस आई पी मेरी कटने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की एस आई पी 20 जनवरी को कटने वाली है। जेएम फ्लेक्सी कैप की एस आई पी ये भी 20 जनवरी को कटने वाली है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की एस आई पी ये भी 20 जनवरी को कटने वाली है। तो 20 जनवरी को मेरी 4 एस आई पीज़ कटने वाली हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड लार्ज एंड मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। उसके अलावा मंगलवार की एस आई पी मैं आपको दिखा देता हूँ। एच एस बी सी स्मॉल कैप की एस आई पी ये मंगलवार को कटने वाली है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की ये भी 21 जनवरी को कटने वाली है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये भी 21 जनवरी को कटने वाली है। और एडलवेस स्मॉल कैप ये भी 21 जनवरी को कटने वाली है। तो
रेस्ट एश्योर दोस्तों कि मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि मैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं उन्हीं सेक्टरों में, उन्हीं कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई फेक मशवरा देता हूँ और खुद नहीं करता हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो जो है अब इस वक्त यहाँ पे 44,000 का हो चुका है। तो ओवरऑल जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 43,500 है, तो करंट वैल्यू है 44,300 है। और लगभग 2% का मेरे को यहाँ पे मुनाफा है इस इंड मनी पोर्टफोलियो पे। तो मेरी जो एस आई पीज़ हैं पोर्टफोलियो आजकल जो चल रही हैं वो इंड मनी ऐप पे ही चल रही हैं, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने दोनों पोर्टफोलियो को लगभग बराबर ले आऊँ पहले, उसके बाद थोड़ा मैं, क्योंकि मेरा जो वाइफ का अकाउंट है उसमें 26-27 लाख हो चुके हैं म्यूचुअल फंड में, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी और इसको ग्रो करूँगा, ताकि दोनों में जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकलेगा और मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन होता है 1,25,000, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। 1,25,000 का फ़ायदा अपने अकाउंट में, 1,25,000 का फ़ायदा अपनी वाइफ के अकाउंट में, तो 2.5 लाख मेरा एग्जाम्प्ट हो जाया करेगा। तो आइए अब चलते हैं अपने मेन पोर्टफोलियो पे, अपने ग्रो ऐप पे, जहाँ वो मेरे वाइफ के अकाउंट में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कल मुझे जो है 2301 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और हालांकि कल मार्केट अच्छी खासी गिरी थी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सबकी पिटाई हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे कल थोड़ा सा गेन हुआ है। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा आपको दोस्तों कि ऐसा कैसे हो गया कि तीनों सेक्टर, तीनों कैटेगरी में पिटाई हुई थी, फिर मेरा पोर्टफोलियो ऊपर क्यों गया। और मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न वाइज डे चेंज, और यहाँ पे दिखा देता हूँ डे चेंज। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, और जिस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो ऊपर दिखेगा, और उसी वजह से उसके बाद जिसने उससे कम वो सब नीचे नीचे दिखेंगे। तो ये परसेंटेज वाइज में अमाउंट मत देखिएगा, तो सबसे ऊपर जो होगा उसकी परसेंटेज रिटर्न सबसे ज़्यादा होगी, 2.82% आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, जिसने कल मुझे 809 रुपये का बेनिफिट दिया है। अब ये फंड क्यों भाग रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, बजट आने वाला है तो डिफेंस के स्टॉक थोड़ा भागेंगे, तो इसीलिए वजह से डिफेंस के म्यूचुअल फंड भी अब थोड़ा सा आपको अच्छा रिटर्न देते हुए दिखेंगे। हालांकि डिफेंस की पिटाई बहुत हुई थी, तो अब उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेड भी था। दूसरा कौन सा है, अगेन एच डी एफ सी डिफेंस फंड, 151 रुपये का रिटर्न, 1.78%। इसने भी क्यों रिटर्न दिया, बिल्कुल लॉजिक वही है कि पिटाई बहुत हो चुकी है, प्लस अब बजट आ रहा है तो डिफेंस के स्टॉक्स थोड़ा भाग रहे हैं, इसी वजह से म्यूचुअल फंड भी उसका भाग रहा है। तीसरा कौन सा है, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू। देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक भाग रहे हैं, कौन सा सेक्टर भाग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू और डिफेंस, क्योंकि तीनों ही चलते हैं जब बजट आता है। तो आप देखोगे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू 1,000 रुपये का मुझे गेन हुआ है, 1.39%। कॉन्ट मिड कैप, अब ये मिड कैप कहाँ से उठकर आ गया, मिड कैप इसलिए उठ के आ गया क्योंकि कॉन्ट की मैं आपने को काफ़ी दिन से कमेंट्री दे रहा था आपको। कॉन्ट के मैं दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ है। कॉन्ट के देखो टॉप होल्डिंग में कौन सा है, फार्मा और रिलायंस, और आपको पता है रिलायंस कल कितना तगड़ा भागा है। तो इस वजह से मैं पिछले 3-4 महीने से जो लोगों को समझा रहा था कि कॉन्ट का फंड मत बेचो, कॉन्ट का फंड मत बेचो, उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली बेट लगा रखी है, अच्छे शेयर, अच्छे सेक्टर पकड़ा हुआ है। अब देखो, कॉन्ट के शेयर्स पे अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे कितनी इंटेलिजेंटली कॉन्ट ने काम किया हुआ है। औरबिंदो फार्मा, फार्मा सेक्टर उसका टॉप पिक है। फार्मा सेक्टर इस वक्त सभी फंड मैनेजर जो हैं, जो अच्छे फंड मैनेजर हैं, जिनको थोड़ी मार्केट की समझ है, वो फार्मा में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। कॉन्ट ने पिछले 3-4 महीने से पहले ही पार्क कर दिया है, ठीक है। रिलायंस में उसने अपना पैसा पार्क किया हुआ है, रिलायंस भाग रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर गेन देगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 नंबर पे पैसा पार्क कर रखा है। उसके बाद आपको दिखेगा कि इसमें सरकारी कंपनियों में भी पैसा पार्क कर रखा है इसने काफ़ी सारा। तो शॉर्ट टर्म अप्रोच भी दिख रही है मुझे इसमें, और लॉन्ग टर्म अप्रोच भी दिख रही है। तो डिफेंस के काफ़ी स्टॉक दिख रहे हैं, सरकारी काफ़ी दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी दिख रहा है। तो डिफेंस, सरकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस रिलायंस और फार्मा, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है कॉन्ट ने, और मुझे लग रहा है कि आने वाले महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न कॉन्ट देने वाला है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत ने कल 210 रुपीज़ का मुझे नोशनल गेन दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 368 रुपीज़ का गेन दिया है। आदित्य बिरला बिरला सन लाइफ पीएसयू ने 1,027 रुपये का मुझे गेन दिया है। तो ऊपर ऊपर आपको कौन से सेक्टर दिख रहे हैं, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और कॉन्ट। कॉन्ट क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी अब चलने लग गई है, उसके शेयर्स अब चलने लग गए हैं, खासकर रिलायंस। तो कॉन्ट के जो फंड्स हैं वो अब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं।
उसके बाद काउंट लार्ज एंड मिड कैप ने 876 रुपीज़ का मुझे रिटर्न दिया है कल। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 39, पावर एंड इंफ्रा भी एक सेक्टर है जो इस वक्त अच्छे रिटर्न देगा। हालांकि इन सेक्टरों से मुझे एग्जिट करना है, लेकिन जो है सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनएस वैल्यू ने 261 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 26 रुपये, कॉन्ट स्मॉल कैप 344 रुपये। देखिए ऊपर ख़त्म हो गया। ऊपर पॉजिटिव में कौन दिखे आपको? पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और कॉन्ट के फंड। उसके बाद आ गए बाकी सारे। एडब्ल्यूएस मिड कैप -5%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ नेगेटिव, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप -18, बंधन स्मॉल कैप -84, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप -59, बंधन कोर -78, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप -330, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप -380, कैनरा रोबेको -105, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड -499, एच डी एफ सी मिड कैप -269, एच डी एफ सी लार्ज कैप -406, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप -361, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप -146, टाटा स्मॉल कैप -190, कोटक एमर्जिंग इक्विटी -180, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप -1476। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 2301 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जो मेरे टोटल रिटर्न है वो 1,08,000 बन गए हैं। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, मेरी करंट वैल्यू 26,37,000 है। और मुझे को एब्सोल्यूट बेसिस पे भी देखा जाए तो मुझे लगभग 4% का नुकसान हो रहा है। एक्स आर बेसिस पे -9.53% का मेरा एक्स आर बना हुआ है। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मोमेंटम को मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल मत समझना, आपका पैसा फंस सकता है। तो ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। चुपचाप इस मार्केट को देखते जाओ, ये दोबारा गिरेगा नीचे और ये 23,000 का बैरियर भी तोड़ेगा। ये तुम्हारे भाई की पक्की भविष्यवाणी है, और अभी तक जितने भी मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं वो सही हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी सही हो जाए। सही हो जाए तो लाइक कर देना, और नहीं हो तो गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।